नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण सिंह, जो कि बंसल हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। बंसल न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं वायरल हेपेटाइटिस के बारे में और उसके उपचार के बारे में। आपको बता दें कि 28 जुलाई यानी कि आज के दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। विश्व भर में इस दिन को मनाया जाता है और इस अवसर पर हम जानेंगे कि वायरल हेपेटाइटिस आखिर होता क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिसके जरिए आप सीधे डॉक्टर अरुण से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर अरुण, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि हेपेटाइटिस डे क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है इस दिन का? देखिए, हेपेटाइटिस डे का इसलिए मनाया जाता है कि एक्चुअली देखा गया कि हेपेटाइटिस जो बीमारी है, जो वायरस की वजह से होती है, उससे बहुत लीवर ख़राब हो जाता है। कुछ लोगों में लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए लीवर ख़राब, जिसको क्रोनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं, उससे फिर लीवर सिरोसिस हो जाता है, कैंसर हो जाती है। उसके कारण देखा गया कि बहुत सारी मृत्यु होती है। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि इसके लिए अवेयरनेस किया जाए। साइंटिस्ट ने सोचा, WHO के कई सारे उसमें बैठे हुए जो साइंटिस्ट थे और भी लोगों ने, तो इसको कैसे बचाव किया जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक दिन को फिक्स किया कि जिसमें हम हेपेटाइटिस के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे कि इसका बचाव क्या है, इसका इलाज क्या है। तो जो एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर उनका नाम था बरूच सैमुअल ब्लूमबर्ग, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। और उसके बाद उन्होंने उसका जांच कैसे करते हैं उसका टेस्ट बनाया, और उसके बाद उसकी जो वैक्सीन है जिससे उसको रोका जा सकता है, वायरस से बचा जा सकता है, डॉक्टर मिलमैन के साथ बनाया इन्होंने। तो इसलिए फिर WHO ने 2010 में उनके जन्मदिन पर 28 जुलाई उनका जन्मदिन है, तो उन्होंने ऐसा प्लान किया कि हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया करेंगे। और उस दिन सभी पब्लिक अवेयरनेस NGO को शामिल करके, न्यूज़ के जैसे चैनल्स हैं, पेपर हैं, उन सबको करके, जिससे लोगों में जागरूकता आए, जिससे हम उससे बचा जा सके। और इसीलिए इस बार WHO ने अपना थीम दिया है, हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। इसका आप हिंदी में मतलब ये सोचें कि हेपेटाइटिस को हम इंतज़ार हेपेटाइटिस का जो इलाज है, जांचें हैं, वो इंतज़ार नहीं कर सकती हैं। क्योंकि भले कोविड चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हेपेटाइटिस से इतने सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। एक WHO का एक एस्टिमेट के हिसाब से 2020 में करीब भारत देश में 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड थे, और हेपेटाइटिस सी से करीब 60 से लेकर 1.2 करोड़ के आसपास इन्फेक्टेड थे। और एक हमारी प्रसिद्ध जर्नल है, अपने देश की ही है, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके हिसाब से करीब अपने देश में 2.5 लाख लोग हर साल हेपेटाइटिस से या उसके वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन, जो उसके सिक्वली की वजह से जो भी होता है, उससे मौत होती है। इसलिए हमको इन सब से बचाना है, तो हमें हेपेटाइटिस के लिए लोगों को जागरूक करना है। बिल्कुल डॉक्टर अरुण, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इसी कड़ी में ये भी आपसे समझना चाहूँगी कि हेपेटाइटिस या वायरल हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है? देखिए, हेपेटाइटिस तो एक अंग्रेजी वर्ड है, तो उसको 2 शब्दों से लिया गया है। अगर आप समझें तो हेप होता है और लास्ट में आइटिस होता है। आइटिस का मतलब अंग्रेजी में होता है इन्फ्लेमेशन, जिसको हम हिंदी में सूजन बोल सकते हैं, और हेप मतलब लीवर। तो हेपेटाइटिस का मतलब हो जाता है लीवर में सूजन। अंग्रेजी में होता है कि इन्फ्लेमेशन इन द लीवर, उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करें, अनुवाद करें, तो उसका मतलब होता है कि लीवर में सूजन होना। हेपेटाइटिस के कई हमने प्रकार भी सुने हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी और ई। आपसे समझना चाहूँगी विस्तार से क्या होते हैं ये सब? देखिए, हाँ, हेपेटाइटिस जो होता है उसकी बहुत सारी वजह होती हैं। वायरल हेपेटाइटिस उनमें से एक है, और जो काफ़ी जैसे मैंने आपको अभी कुछ एस्टिमेट दिए थे, तो काफ़ी बहुत सारे लोगों को समस्या करता है। अब वायरल हेपेटाइटिस के अलावा 2-3 और हेपेटाइटिस हैं, जैसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गया, जो शराब की वजह से होता है। फिर फैटी, जिसको NFLD बोलते हैं, फैटी लीवर हेपेटाइटिस हो गया। फिर कुछ रेयर टाइप के होते हैं, जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हैं। तो जो हम हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं, तो उसमें एक्चुअली हमारे 5 तरह के वायरस होते हैं, जिनको हम ABCDE वायरस बोलते हैं। इनकी वजह से वायरल हेपेटाइटिस होता है। मैं चाहूंगी आप विस्तार से जरा समझाएं, कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या होता है उसमें? तो हेपेटाइटिस को आप ये देखिए कि हेपेटाइटिस जो होता है वो अक्यूट हेपेटाइटिस होता है और क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है, जो इन वायरस की वजह से होता है। अक्यूट को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपके अचानक से किया हुआ हमला। जैसे मान लीजिए कि आपने एक अच्छा सा घर बनाया हुआ है और अभी बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए,
तो आपका, या कि किसी कोई बुलडोजर लेके आपके घर को गिरा दे, मतलब अचानक से वो घर को हो गया, ये अचानक से हुआ हमला, इसको आप एक्यूट हेपेटाइटिस से समझ सकते हैं। क्रोनिक का क्या मतलब होता है कि जैसे वायरस हमारे शरीर में पड़ा हुआ है और वो धीरे 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 शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। आप जैसे ये समझ लें कि दीमक जो होता है, दीमक आपने घर बनाया हुआ है, लेकिन घर को किस तरह धीरे धीरे दीमक पूरा घर खा जाता है, और अचानक से कुछ भी छोटा सा स्टिमुलस हो, जैसे मान लीजिए थोड़ी सी भी छोटी बाढ़ आई या कि तूफान आया और आपका घर गिर जाता है, तो इसको आप ऐसे ही क्रोनिक हेपेटाइटिस में होता है कि धीरे धीरे वो खराब होता रहता है। कभी कभी कोई एक्यूट कोई और इवेंट, छोटा सा भी इवेंट हो जाता है तो उसको सडनली बहुत ही समस्या कर देता है। तो इस तरह लीवर के जो होते हैं एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस दो भाग में डिवाइड अपन हम बांट सकते हैं। अब इसके जो वायरस हैं, जैसे मान लीजिए कि ABCDE वायरस हैं, तो ऐसा देखा गया, अमूमन ऐसा रूल नहीं है, लेकिन अधिकतर जो है कि A वायरस, हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस और हेपेटाइटिस E वायरस, ये जो होते हैं ये एक्यूट हेपेटाइटिस कराते हैं। और जो हेपेटाइटिस B और C है वो दोनों क्रोनिक हेपेटाइटिस कराते हैं। इसका मत, और हेपेटाइटिस बी जो है वो दोनों तरह की कराता है, एक्यूट भी कराता है और क्रोनिक भी कराता है। जैसे मैंने इसमें आपको बांटा है इस एक्यूट और क्रोनिक में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हेपेटाइटिस सी कभी भी एक्यूट नहीं करा सकता, कभी रेयरली मतलब कुछ, बट वो लोगों में एक्यूट भी करा सकता है, बट अधिकतर उसके जो होते हैं क्रोनिक होते हैं। सिमिलरली हेपेटाइटिस ए और जो ई है वो भी मतलब रेयरली क्रोनिक हेपेटाइटिस के रूप में करा सकते हैं। और जो हेपेटाइटिस डी का है वो अमूमन बहुत ही कम मात्रा में, मतलब रेयर कंडीशन है, वो इतना आसानी से नहीं होता और वो अकेले इन्फेक्शन नहीं करता है। उसके लिए हेपेटाइटिस बी अगर किसी को इन्फेक्शन है उसके साथ साथ तो हेपेटाइटिस डी हो जाता है। बिल्कुल, यानी कि हेपेटाइटिस के कई सारे प्रकार हैं और हर प्रकार के हेपेटाइटिस में उनके अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। डॉक्टर अरुण, आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि हेपेटाइटिस के कारण क्या होते हैं, और एक बार अगर हेपेटाइटिस हो जाए तो शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है? हाँ बिल्कुल, देखिए हेपेटाइटिस के हर वायरस के अलग अलग तरीके होते हैं। तो हम जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस और ई वायरस को ले लें, तो इसको क्या होता है कि खराब पानी होता है या खराब मतलब गंदा भोजन होता है। जैसे आप अगर अच्छे से पानी जो है आपका गंदा है, जिसको साफ मतलब उसमें जिसमें इन्फेक्शन है, अगर जैसे मान लीजिए कि दो ड्रेनेज जा रही लाइन जैसे पानी की सप्लाई होती है और साथ में उसी से पैरेलल ड्रेनेज लाइन होती है और उन दोनों में कभी मिक्सिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से पीने वाले पानी में हेपेटाइटिस ए और ई के जो इन्फेक्शन वायरस आ जाते हैं और उससे हो जाता है। और अगर आप अपने ध्यान नहीं रखते हैं, सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं, हाँ, इसलिए आपको चाहिए कि आप जब भी खाना खाएं और बाथरूम जाते हैं तो उसके बाद खाना खाने के पहले हाथ अच्छे से धुल लें, और बाथरूम जाने के बाद भी आपको अच्छे से अपने हाथों को साबुन से धुल लेना चाहिए, जिससे इससे बच सकते हैं। दूसरा, जो आप पानी पीते हैं उसको आप या कि आपको लगता है कि थोड़ा भी उसमें परेशानी हो सकती है तो उसको उबाल के आप पी सकते हैं। अगर आप RO जो मशीन है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको उबाल के पानी पी सकते हैं। तो हेपेटाइटिस ए और ई जो है खराब पानी, गंदा पानी और खराब खाना के भोजन के साथ होता है। और जो दूसरे भी हैं हेपेटाइटिस बी और जो सी और डी हैं, इनके जो होते हैं ये इनका जो इन्फेक्शन होता है या कि जैसे ब्लड खून चढ़ाते हैं, तो इन्फेक्टेड जो ब्लड चढ़ा, अगर जैसे पुराने ज़माने में हो जाता था कि जब इतनी जांचें नहीं थी तो ट्रांसफ्यूजन होता था तो उसकी वजह से हो जाती थी, लेकिन आज के ज़माने में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से काफ़ी कम हो गया है। दूसरा होता है कि जो लोग इन्फेक्टेड निडिल होती है, अगर आप इन्फेक्टेड निडिल जो है एक से दूसरे को लगा देंगे तो उससे इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी, सी और डी का होता है। तीसरा है कि जो आपने देखा होगा जो नसों के द्वारा ड्रग्स लेते हैं, जैसे हीरोइन टाइप के ड्रग्स होते हैं जो पंजाब में बहुत, हमारे देश में पंजाब में काफ़ी दिखता है, तो उसकी अगर नसों से क्या होता है कि लोग एक ही इंजेक्शन से कई सारे लोग ड्रग लेते हैं, उनमें से किसी एक को इन्फेक्शन हुआ तो पूरा का पूरा जो होता है कि वो सबको इन्फेक्शन फैलाता है। चौथा कारण है कि जो टैटू बनवाने की प्रथा बहुत देखी गई है, तो उसमें जो है कि निडिल, अगर निडिल इन्फेक्टेड है या उसका सामान इन्फेक्टेड, जैसे मान लीजिए कई बार आपके सामने वो निडिल तो फ्रेश यूज करते हैं परंतु सामान उनका वही रहता है, तो अगर सामान इन्फेक्टेड है तो फिर भी होता है। इसलिए चाहिए कि निडिल और जो सामान है हर बार फ्रेश होना। अगर टैटू आप बनवा रहे हैं तो इसको आपको इंश्योर करना है कि सेम सामान मटेरियल यूज नहीं किया गया हो आपके पहले। और शेविंग वगैरह जैसे करवाते हैं आप नाई की दुकान, वहाँ भी आपको इंश्योर करना है कि एक ब्लेड एक ही आदमी पे यूज की जाए,
नहीं तो उससे भी इन्फेक्शन फैलता है। और एक और कारण जो अपने देश में भी होता है और अफ्रीकन कंट्री में भी होता है कि जो माँ से बच्चों को, अगर माँ को इन्फेक्शन है तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय मतलब बच्चे को होता है इन्फेक्शन, माँ से चला जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हर माँ का हमें स्क्रीनिंग करना चाहिए हेपेटाइटिस बी और सी का, और जिससे कि और सभी को टीका भी लगवाना चाहिए, जिससे कि हम हेपेटाइटिस बी और सी मदर का जांच करेंगे, माँ का जांच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और उसके लिए फिर जब बच्चे की जब डिलीवरी होने वाली होती है तो उस समय कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको दिया जाता है, जिससे हम इन्फेक्शन को जो है बच्चे में काफ़ी कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चे में जो जब जन्म के समय जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन काफ़ी समय तक पूरी ज़िंदगी रहता है, उसको ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल होगा, इन्फेक्शन लग गया है तो उसको हमको इसीलिए कि वैक्सीन से हमको उससे बचा जा सकता है उससे, तो जिससे हमें लीवर की जो बीमारियां हैं और उनसे हम बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि मुख्य तौर पर हेपेटाइटिस जो होता है वो पॉल्यूटेड वाटर की वजह से होता है, अन्य कई कारण भी हो सकते हैं। हेपेटाइटिस और ए और ई जो है वाटर और खाना की वजह से, और बी सी डी है वो मतलब जो हमने बताया था दूसरे बिल्कुल, जितने भी अन्य प्रकार हैं वो भी आपने सुने जिस तरह से डॉक्टर ने बताया। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि हमारे टीवी पे नंबर जो है लगातार फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप भी हेपेटाइटिस या उससे जुड़ी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर अरुण से सीधे बात कर सकते हैं। डॉक्टर अरुण, आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि हेपेटाइटिस में शरीर में क्या कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं? हाँ बिल्कुल, तो जैसे देखिए जो अक्यूट हेपेटाइटिस जिसको मैंने बताया है, तो उसका जो आपको टिपिकल जो आपको लक्षण मिलेंगे, तो जैसे कि शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत में उसको जो होता है कि बुखार आने लगती है, सिर दर्द रहता है, कमजोरी सी लगने लगती है, पूरे शरीर में दर्द होने लगता है और जोड़ों में दर्द होने लगता है। फिर उसके बाद उनको पीलिया होने लगती हैं, आंखें पीली हो जाती हैं, पेशाब में पीलापन आने लगता है, भूख नहीं लगती है, और बीमारी अगर एडवांस होने लगे, धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो पैरों में सूजन, पेट में सूजन, इस तरह की चीज़, जब अगर लीवर ज़्यादा ख़राब होने लगता है, रिकवरी नहीं हो पाती है, तो ये सारे अक्यूट हेपेटाइटिस के हैं। क्रोनिक का ये है कि क्रोनिक का आप ये समझिए कि क्रोनिक का कई बार हमें पता ही नहीं चलता, एसिम्प्टोमेटिक होता है, वो बिल्कुल लक्षण नहीं होता। जब हम जांच कराते हैं तो हमें कई बार पता चलता है, लेकिन एडवांस हो गई जैसे मान लीजिए बीमारी, जिसको हम लीवर सिरोसिस बोलते हैं, मतलब जो हेपेटाइटिस बी और सी दोनों उसके बहुत प्रमुख कारण है इसके, तो अगर लीवर सिरोसिस हो गई तो उसमें क्या होगा फिर आपको कि आपको पैरों में सूजन होगा, पेट में आपके सूजन होने लगेगा, जिसको एसाइटिस बोलते हैं, पेट में पानी भर जाएगा, खून की उल्टी होने कुछ लोग को खून की उल्टी होती है, तब हमें पता चलता है, मतलब वो तो इसका मतलब कि लीवर खराब हो गया, आपको बेहोशी होने लगती है। ये सब क्रोनिक मतलब सिरोसिस के लक्षण हैं एक्चुअली। और पीलिया तो होता ही है इन सब में भी। बिल्कुल, तो आपने पीलिया का जिक्र किया, जिस तरह से कि पीलिया हेपेटाइटिस का एक मुख्य लक्षण देखने को मिलता है, लेकिन हम देखते हैं कई बार हेपेटाइटिस का पता नहीं चल पाता है। पीलिया लोगों को होता है, लोग रिकवर हो जाते हैं, लेकिन इस बात का कैसे पता चल सकता है कि शरीर में हेपेटाइटिस की संभावना अभी भी है? हाँ, तो इसके जैसे जैसे देखिए, जैसे आपको जब भी ऐसा लगे कि आपको, जैसे मैंने बताया कि बुखार आ रहा, कमजोरी लग रही, भूख नहीं लग रही और पीलापन आ रहा है, तो आपको इसके लिए चिकित्सक से आपको सलाह लेनी है। तो उसमें कुछ जांचें होती हैं जिसको हम एलएफटी बोलते हैं, तो उसमें बिलिरुबिन होता है, एसजीओटी, एसजीपीटी होता है, कुछ और भी साथ में चीज़ें होती हैं, हम उसकी जांच कराते हैं तो हमको उससे पता चलता है। फिर सोनोग्राफी होती है, उससे हमें लीवर के बारे में पता चलता है कि लीवर में कितना सूजन है, कितना बढ़ गया है, पेट में पानी तो नहीं है। इसके अलावा जो होते हैं कि जैसे मैंने हेपेटाइटिस वायरस आपको जो बताए थे, इन सभी की जांच होती हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस ए वायरस है तो उसकी एंटीबॉडी होती है, उसको हम IgM NTHAB बोलते हैं, तो उसको हम जांच करते हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस ई वायरस की एंटीबॉडी होती है, हम उसकी जांच करते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए होता है, उसका एंटीजन, उसके जो वायरस होता है उसके सरफेस में एक एंटीजन होता है, तो हम उसकी जांच करते हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस सी का करते हैं। तो हम इन सब जब की जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसको किस वायरस से इन्फेक्शन हुआ है, और फिर उसके हिसाब से कुछ और भी जांचें अलग अलग, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस है तो उसकी 4-5 मार्कर और होते हैं, उसमें DNA होता है, कुछ और एंटीजन होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक्यूट हेपेटाइटिस है, क्रोनिक हेपेटाइटिस है, तो उसके हिसाब से हम इलाज करते हैं। कितना इन्फेक्शन है तो हमको DNA से पता चलता है। और हेपेटाइटिस सी का इसी तरह उसका RNA होता है, तो हमको पता चलता है कि RNA का लोड कितना है। और किस हेपेटाइटिस सी के भी प्रकार होते हैं अलग अलग, उसके 3-4 अलग अलग प्रकार होते हैं, और उनके इलाज में भी जो ड्यूरेशन, जो समय होता है कि हमको 12 हफ्ते का इलाज देना है कि 24 हफ्ते का इलाज देना है,
तो उसके उसके जीनोटाइप हम उसको बोलते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके जीनोटाइप 5 6 होते हैं, तो उसके हिसाब से उसका इलाज किया जा सकता है। तो ये सब हम जब जांचें करते हैं तो हमको पता चलता है कि इसको इस हेपेटाइटिस से इन्फेक्शन हुआ है इनको। बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर अरुण ने कुछ लक्षण भी बताए और उस तरह के लक्षण अगर आप अपने शरीर में पा रहे हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेना, जांच करवाना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर अरुण, जांच के लिए गए हम और हमें पता चला कि हेपेटाइटिस है, हम जूझ रहे हैं उस बीमारी से, तो आगे क्या कुछ प्रक्रिया होती है, किस तरह से इलाज होता है इस डिसीज़ का? देखिए, अब अगर हम इलाज की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरह के हेपेटाइटिस होता है, एक्यूट और क्रोनिक होता है। तो एक्यूट हेपेटाइटिस चाहे ए वायरस की वजह से हो, चाहे ई वायरस की वजह से हो या बी वायरस की वजह से, तो इनका कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं होती है कि मतलब हम कोई दवाई दे दें और वायरस एकदम गायब हो जाए ऐसे करके। इसमें जो इलाज, जो मुख्यतः इलाज होता है वो सपोर्टिव इलाज होता है। उसमें हमें ध्यान रखना है कि लोग हेपेटाइटिस होते ही खाना वगैरह बंद कर देते हैं, कि कुछ बोलते हैं कि हल्दी मत खाना, तेल मत खाना, ये मत खाना, तो ऐसे ये सब मना नहीं करना है। उनको जो भी अच्छा लगे खाना उनको खाने देना है। और उसके जो भी परेशानी होती है, जैसे मान लीजिए कोई पानी, भूख लगती नहीं है, पानी पीने की इच्छा नहीं होती है, तो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, इसलिए हम उनका हाइड्रेशन मतलब पानी हम उनको अगर प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप पानी खूब पीजिए, साफ़ सुथरा खाना खाइए। अगर वो लेकिन कोई अपने मुंह से फिर भी नहीं ले पा रहा तो इसलिए हम फिर उसको एडमिट करना पड़ता है और इंजेक्शन के थ्रू हमें आईवी फ्लूइड वगैरह देना पड़ता है और उनको हम खाना डाइट का करते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी के साथ एक है कि उसकी वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी बहुत ही एडवांस में एक्यूट हो गई है तो कुछ दवाइयाँ हैं जिनको हम दवाइयाँ को देते हैं, उसके सेलेक्टिव ड्रग्स होती हैं वायरस के अगेंस्ट के लिए, तो फिर उससे जो होता है कि वो कंट्रोल में आता है। लेकिन क्रोनिक हेपेटाइटिस जो है, तो क्रोनिक हेपेटाइटिस में है दोनों तरह के वायरस अगर ले लें, जैसे आप बी ले लें और सी ले लें, दोनों तरह के वायरस के लिए बहुत अच्छे इलाज उपलब्ध हैं। सी का तो आप ऐसा मानिए कि बहुत ही अच्छी सस्ती और अच्छी दवाइयाँ आ गई, जिन अगर किसी को भी हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है तो बहुत ही अच्छी और सस्ती दवाइयाँ हैं और जिनसे करीब 90 से 95% लोगों में वायरस पूरी तरीके से मार दिया जाता है। मतलब आप पूरी तरह से इन्फेक्शन के फ्री हो जाते हैं। अगर आपको लीवर सिरोसिस नहीं हुआ है, अगर आप उसकी पहले वाली स्टेज में हैं, तो आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे हेपेटाइटिस सी में। लेकिन सिरोसिस हो गया है तो भी आपको इलाज कराना है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन बना रहेगा तो और समस्याएं करता रहता है। परंतु अगर सिरोसिस होने के बाद लीवर वापस आना तो नहीं आ सकता है, परंतु फिर भी जो उसकी वजह से आगे होने वाली समस्याएं हैं वो कम हो जाएंगी। और हेपेटाइटिस बी के साथ लेकिन थोड़ी सी समस्या है कि अभी उसकी जो दवाइयाँ तो बहुत अच्छी हैं, परंतु अभी जड़ से ख़त्म करने वाली नहीं है। उससे हम बीमारी को कंट्रोल में तो करके रखते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम उसको एकदम ख़त्म कर दें। इसलिए उसकी दवाइयाँ आपको, अगर एक बार हेपेटाइटिस बी की दवाई चालू हो गई तो अमूमन लाइफ लॉन्ग ही दवाई लेनी पड़ती है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दोनों की इलाज क्यों कराना ज़रूरी है, क्योंकि लीवर सिरोसिस तो है ही, साथ में लीवर के कैंसर जो होते हैं ना, वो भी हेपेटाइटिस बी और सी कैंसर कराते हैं। और हेपेटाइटिस सी तो लीवर सिरोसिस होने के बाद ही कैंसर कराता है, परंतु हेपेटाइटिस बी बिना लीवर सिरोसिस के भी कैंसर करा देता है। उसमें कुछ एंटीजन होते हैं, जो चीज़ें जो कैंसर कराने के लिए होते हैं। तो इसलिए हमें इन दोनों का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम सिरोसिस, कैंसर, इन सब से हम बच सकें। बिल्कुल, यानी कि इन गंभीर बीमारियों से बचा जा सके इसके लिए इसका इलाज कराना ज़रूरी है और साथ ही घबराने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इलाज संभव है। चलिए, इसी बीच डॉक्टर अरुण, आपको बता दूं हमारे साथ सिवनी से एक कॉलर जुड़ चुके हैं, ज्ञान शुक्ला। सर, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं डॉक्टर अरुण से। सर नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा क्या है, मैं खाना खाता हूँ तो मेरे आहार नली में फंस जाता है सर खाना। हाँ। तो मैं 1-2 बार सर मैं नागपुर गया तो बालून डायलिटेशन से आहार नली को चौड़ी कर देते हैं सर। हाँ। उसके फिर बाद में 6-7 महीने बाद फिर वही प्रॉब्लम चालू हो जाता है। हाँ। देखिए, आपकी जो, जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी जो बीमारी है वो मतलब लीवर से संबंधित नहीं है, लेकिन हम उसको एक्लेजिया कार्डिया बोलते हैं। वो बीमारी है जिसमें क्या होता है कि हमारे जो आहार नली होती है, इसको ईसोफेगस अंग्रेजी में बोलते हैं, इसकी चाल धीमी हो जाती है और इसका जो नीचे का एरिया, जिसको हम लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में, वहाँ का टोन बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो उसका एक इलाज जो है, जैसे आपको जो बलून से चौड़ा कर दिया जाता है, एक इलाज तो वो है। अगर आपको उससे आराम नहीं मिल रहा है तो 2-3 तरीके और हैं कि जैसे आप सर्जरी करा सकते हैं, उसको लेप्रोस्कोपिक हेलर मायोटोमी जो सर्जन करते हैं,
साथ में एक और तरीका है, उसको पोयम बोलते हैं, वो एंडोस्कोपिस्ट करते हैं। तो आप अगर उसको आपको आराम नहीं मिल रहा डायलिटेशन से, तो आप इन दोनों इलाज के लिए जा सकते हैं, जिससे आपको अच्छा आराम मिल जाएगा। बिल्कुल, चलिए आशा करती हूँ कि ज्ञान जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास भी हेपेटाइटिस से जुड़े कोई सवाल है, कुछ क्वेरी है या मिथ्स हैं, तो आप वो कॉल कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं और डॉक्टर अरुण से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। डॉक्टर अरुण, हेपेटाइटिस को लेके कई सारी मिथ्स भी फैली होती हैं और ऐसे में माना जाता है कि हेपेटाइटिस जो सी टाइप होता है, अगर वो एक बार क्योर हो जाए, अगर रिकवर भी हो जाए इंसान, तो उसके बाद दोबारा उस बीमारी के होने की संभावना बढ़ जाती है शहर में, ऐसा कुछ है? देखिए हर बीमारी का रहता है कि रिकरेंस रेट का थोड़ा सा रहता है। तो एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि वही है, अगर इलाज अच्छे से नहीं लिया गया, जैसे मान लीजिए कि मैं इलाज हेपेटाइटिस सी का करते हैं, तो हम उसका जीनोटाइप देखते हैं और ये भी डिपेंड करता है कि वो लीवर, जो हेपेटाइटिस सी की बीमारी है, उसमें लीवर की स्थिति क्या है। अगर किसी को सिरोसिस हो गया है तो उसका जो ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट का, जो समय है इलाज का, उसको बढ़ जाता है। अगर किसी को लीवर सिरोसिस नहीं है, उसके पहले की स्टेज है, तो उसका समय अलग होता है। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं लेंगे, जैसे मान लीजिए अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको 12 हफ्ते का इलाज लेना है या कि 24 हफ्ते का इलाज लेना है आपको, तो अगर आप वैसा इलाज नहीं लेंगे तो फिर रिकरेंस के रेट बढ़ जाते हैं, उसके डेफिनेटली रिकरेंस होते हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है कि रिकरेंस की बजाय वो री इन्फेक्शन होता है, मतलब कि आपको दूसरा इन्फेक्शन, दूसरी बार इन्फेक्शन, जैसे आप मलेरिया देखते हैं कि आपको इस साल मलेरिया हुआ, दोबारा हो गया, तो अगर जो रिस्क फैक्टर हैं प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस कर दे, जैसे यौन संबंध जो असुरक्षित होते हैं, या ड्रग्स ले रहे हैं, या कि निडिल का सही तरीके से यूज़ नहीं किया, अगर आप ऐसा करते हैं, या टैटू वगैरह लोग सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो आपको दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो जीनोटाइप होता है हम उसकी जांच करते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए कि मैंने पहले जीनोटाइप किया, आपका जीनोटाइप 1 था या 2 था, दोबारा कराया तो 3 या 4 आया है, तो हम ये मानते हैं कि ये सेम वायरस का इन्फेक्शन नहीं है, इस बार दूसरे से आपको इन्फेक्शन हुआ है। तो दोनों चीज़ें की पॉसिबिलिटी रहती है, संभावना बनी रहती है, या कि आपको इन्फेक्शन हो गया है या कि उसी का रिकरेंस हो गया है। रिकरेंस अधिकतर तभी होता है जब आपने अच्छे से इलाज नहीं लिया। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों में अच्छे से इलाज लेने के बावजूद भी पॉसिबिलिटी रहती है कि रिकरेंस हो जाए, इसीलिए मैंने आपको बताया कि 100% तो मैंने नहीं कहा, 90 से 95% लोगों में हो जाता है। लेकिन ये अधिकतर रिकरेंस उनमें होता है जो उनको सिरोसिस हो चुका होता है। अगर पहले वाली स्टेज में है तो उसमें फिर भी रिकरेंस के चांस बहुत ही कम रहते हैं। और डॉक्टर, अगर डाइट की बात की जाए तो हेपेटाइटिस के मरीज को आहार में क्या कुछ लेना चाहिए, किस तरह का रूटीन रखना चाहिए? जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको एक्यूट हेपेटाइटिस के बारे में बताया था, तो आप ये समझिए कि उसमें एक तरीके से कुछ भी खाने में मना नहीं होता है। आपकी जो भी इच्छा है खाइए, लेकिन साफ सुथरा हो। बस मेरा ये कहने का मतलब है कि कुछ भी खाएं, इसका मतलब ये नहीं कि आप फुल्की खाने, पानी पतासे खाने चले गए, रोड साइड चाट खाने चले गए, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन की संभावना बनी रहती है। तो आप अच्छा, सुरक्षित, हेल्दी खाना खाएं, और सब कुछ आप एक्यूट हेपेटाइटिस में खा सकते हैं। और लेकिन अगर जैसे मान लीजिए आपके पैरों में सूजन आ गया या पेट में आ गया, तो फिर आपको नमक में रिस्ट्रिक्शन करना होता है, फिर नमक आप 2 ग्राम से कम ले सकते हैं। इसी तरह क्रोनिक हेपेटाइटिस में अगर लीवर सिरोसिस हो गया है, तो उन मरीजों में फिर नमक का ध्यान रखना पड़ता है, तो नमक आपको 2 ग्राम से कम खाना है। उसके अलावा तो जैसे जिसमें भी नमक होता है, जैसे नमकीन हो गया, चिप्स हो गया, अचार हो गए, बिस्किट हो गए, जिनमें भी नमक होता है, तो आपको इन सब से बच के, इन सब को नहीं खाना है, इनसे अवॉइड करना है आपको। इसके अलावा आप सब कुछ खा सकते हैं। जैसे एक्यूट हेपेटाइटिस में हमने देखा है कि लोग कई बार हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर हल्दी हमको मना कर दिया है। तो ऐसा नहीं है, हल्दी पीला दिखता है और हेपेटाइटिस में पीला दिखता है, इसका मतलब नहीं कि हल्दी नहीं खा सकते, आप बिल्कुल खा सकते हैं। तेल के लिए भी कोई ऐसा मना नहीं कि आप फैट वाली डाइट नहीं, जबकि जितना अच्छा आप खाना खाएंगे उतनी जल्दी आप ठीक होंगे। बिल्कुल। अंत में सर, वैक्सीन के बारे में भी आपसे समझना चाहूंगी, हेपेटाइटिस के लिए कोई वैक्सीन आती है? बिल्कुल, देखिए हेपेटाइटिस ए वायरस और बी वायरस की दोनों की वैक्सीन उपलब्ध है। हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन बहुत ही अच्छी वैक्सीन है, और अगर इसको बचपन में ही लगवा दिया जाए तो हम सुरक्षित हो जाते हैं। इसके 3 डोज होते हैं, उसके कुछ ड्यूरेशन है। आप अपने चिकित्सक से सलाह लेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको हेपेटाइटिस बी का ये वैक्सीन है। और वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का सबसे अच्छा इलाज है, जिससे क्या होता है, भविष्य में होने वाले इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। उसी तरह हेपेटाइटिस ए वायरस का भी वैक्सीन होता है, जिसको आप लगवा सकते हैं। और हेपेटाइटिस बी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी कभी बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जैसे आपने वैक्सीन एक बार लगवा लिया है, तो आप जैसे कि 6-7 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो उसका एक जांच होती है जिसको हम NTHBS बोलते हैं, उसकी आप जांच करा सकते हैं। अगर उसमें 10 से ज़्यादा है तो आप मतलब सुरक्षित हैं।
और 10 से कम है तो एक बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। परंतु जैसे हेपेटाइटिस ई है, हेपेटाइटिस सी है, इनकी वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। और हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने की वजह, मुख्य वजह ये है कि हेपेटाइटिस सी वायरस जो है अपना जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बदलता रहता है, तो इसलिए आज तक अभी तक इसके बारे में वैक्सीन अभी तक हम नहीं बना पाए। लेकिन हेपेटाइटिस ए बी की है और वैक्सीन सबसे अच्छा इलाज है हेपेटाइटिस बी का। बिल्कुल। चलिए, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे था और आज के इस अहम दिन पर डॉक्टर अरुण हमारे साथ जुड़े और कुछ खास जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलिए, तो आज डॉक्टर अरुण सिंह ने हमारे साथ वायरल हेपेटाइटिस के बारे में कई जानकारियां साझा की और निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप भी अपने लीवर की समस्या से, किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और डॉक्टर से जाके जल्द से जल्द कंसल्ट करें। और इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपचार। तब तक के लिए बने रहिए पंसल न्यूज के साथ।